आई होप की वीडियो प्रॉपर चल रही है। नमस्कार साथियों, मैं इनके गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गुप्ता एजुकेशन पॉइंट में। आज का प्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर बेस्ड होगा। लेक्चर प्रारंभ करने से पूर्व एक अनाउंसमेंट है। हमारे ऑफलाइन बैचेज के टीम के सम्मानित सदस्यों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था यूट्यूब पर फ्री कर दी गई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चैनल का नाम मैं बता दे रहा हूँ। पहला है आपको आइडियल एजुकेशन एकेडमी, जो सतीश सर के द्वारा संचालित है। दूसरा है आपको इमरान सर, इंग्लिश का क्लास है, या स्पेशल इंग्लिश का क्लास है, तो यहाँ से भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। पिछले एक लेक्चर के माध्यम से हम सभी रासायनिक अभिक्रियाओं से परिचित हो चुके हैं। उसमें आप सबों को बताया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण का रूप भी दे सकते हैं। इतनी बातें हम लोग किए थे। इसके अतिरिक्त और भी बातें आपको बताई गई थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेने वाला पदार्थ है या जो चीजें बनी है उसकी अवस्था क्या होती है। यदि वह ठोस है अर्थात सॉलिड है तो उसके लिए एस से हम लोग निरूपित करते हैं। यदि गैस है तो जी से, लिक्विड है तो एल से, और जलीय विलयन है तो एक्यू जिसे एक्वस या एक्वेटिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सीखा था कि किसी भी रासायनिक जो समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे किया जाता है। इसके लिए हमने आप लोगों को तरीका बताया था। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मैं चाहता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ और भी छोटे छोटे फैक्ट्स से आपको परिचित करा दूं। जैसे समीकरण जो हम लोग को मिलेगा उसमें सूत्र का प्रयोग रहेगा। तो सूत्र बनाना हम आपको सबसे पहले सिखा देना चाहते हैं। 2 मिनट आपको सूत्र बनाने के लिए मैं लूंगा। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा आयन के बारे में जान लेते हैं। आयन के बारे में जानने के बाद हम लोग सूत्र बनाना सीखेंगे। इसके पश्चात हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की ओर लेकर चलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। आयन जो है यह 2 प्रकार का होता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। केटायन जिसे हम लोग धनायन कहते हैं, और एनायन जिसे हम लोग ऋणायन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। केटायन अर्थात धनायन और एनायन अर्थात ऋणायन। कुछ हम तत्वों को लिख रहे हैं, उस पर क्या चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे सोडियम पे +1 चार्ज होता है, मतलब एक जो है पॉजिटिव चार्ज होता है अर्थात 1 केटायन होता है। बात करें हम मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम पे 2 जो है प्लस चार्ज होता है। एल्यूमिनियम की हम बात करें तो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज होता है। इसी तरीका से यदि हम क्लोरीन की बात करें तो -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। यदि क्लोरीन की बात करें तो इस पर -1 चार्ज होता है। ब्रोमीन की यदि बात करें तो इस पर -1 का चार्ज होगा। जितने भी हाइड्रोजन समूह के एलिमेंट्स हैं उन सभी पे जो है -1 चार्ज होता है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे 2 जो है निगेटिव होता है, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव होता है। नाइट्राइट की यदि हम बात करें तो इस पे जो है 3 निगेटिव चार्ज होता है। अब कंफ्यूजन इस बात को लेकर बन रहा है कि सोडियम पे +1 चार्ज कैसे हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। यदि इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कुछ इस तरीका का लिखा होता है 281
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 2 8 1 होता है। अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, धातु है पॉजिटिव होगा। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 होता है। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे जो है 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम की बात करें तो 2 8 3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे जो है 3 पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये सभी धातुएं हैं जिसके कारण पॉजिटिव है। आगे देखते हैं। आगे क्लोरीन ब्रोमीन है। तो क्लोरीन का जब हम लिखना चाहें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन बात कर रहे हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं तो 2 8 7 लिखाएगा। जब 4 से ज्यादा हो, लास्ट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में 8 में से घटा दिया जाता है। 8 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि यह अधातु है। इसी तरीका से क्लोरीन पर भी निगेटिव और ब्रोमीन पर भी निगेटिव होता है। बात करें जब हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का को ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करें तो 2 और 6 होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 से ज्यादा है। तो हमने बताया कि 8 में से घटाना होगा, तो 8 में से 6 करोगे कितना आएगा? 2। तो 2 हो गया निगेटिव। क्यों? क्योंकि यह अधातु है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्राइड को देखिएगा तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 2 और 5 होता है। 2 और 5 होता है। 5 है, 4 से ज्यादा है, तो 8 में से हम लोग घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे जो है नाइट्राइड का 3 निगेटिव हो जाएगा। आगे देखिएगा। आगे जैसे हम बात करेंगे अमोनियम की। अमोनियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है। अमोनियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्साइड पे माइनस का 1 चार्ज होता है। इसी तरीका से यदि हम बात करें नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट पे क्या हो जाएगा? माइनस का 1 होगा। कार्बोनेट की यदि हम बात करें तो हो जाएगा आपको माइनस का 2। इसी तरीका से यदि सल्फेट की बात करें तो सल्फेट कितना हो जाएगा देख लेते हैं। चलो माइनस का 2 हो जाएगा इस पे भी। तो ध्यान दीजिएगा, अमोनियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे एक निगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट पे एक निगेटिव चार्ज होता है, कार्बोनेट पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज होता है। इसका भरपूर यूजेज है इस चैप्टर में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मिला दो हाइड्रोजन और क्लोरीन को। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने पे क्या बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन पे जो है प्लस चार्ज भी होता है और निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है और एक निगेटिव चार्ज भी होता है। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे मैं बता रहा हूँ। क्लोरीन ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो इसके नीचे एक लिखेंगे। क्लोरीन पे एक निगेटिव है, इसके नीचे एक लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो H एक है, तो यहाँ पे एक नहीं लिखेंगे। क्लोरीन एक, तो एक नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाएंगे तो बनता है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ध्यान से समझना, जैसे हम कहें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाओ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, या इसके साथ या इसके साथ। अब ध्यान से समझिएगा, यह माइनस का 2 है या प्लस का 2 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा।
अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं MgO। क्या लिख सकते हैं? MgO लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने लिया मैग्नीशियम और लिया क्लोरीन को। तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज होता है। इसके नीचे 2 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे 2 मैग्नीशियम, देखिए यहाँ 1 है तो 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है। क्लोरीन पे कितना? 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Cl2। मैग्नीशियम और क्लोरीन को जब हम लोग मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? MgCl2 बन रहा है। इस प्रकार से सूत्र जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को केवल सूत्र बनाने के लिए समझाया है। कुछ और भी देख लेते हैं सूत्र में ही। जैसे एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, इसको मिलाना है। तो एल्यूमिनियम पे हम सबों को ज्ञात है कि इस पे 3 जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। चलिए क्रॉस गुणा करा दीजिए। तो एल्यूमिनियम हो गया कितना? 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, यानी Al2O3। यह हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको रासायनिक सूत्र ड्राइव करने आता है तो आपको इस चैप्टर में कदापि दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको समीकरण बनाने नहीं आता है तो आपको दिक्कतें हो सकती है। इसलिए ध्यान से आप लोग वीडियो को पढ़ के समझिएगा। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए चलते हैं हम आगे। बाबू देखो जरा, वीडियो चल रहा है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हम लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखने से पूर्व कुछ छोटी छोटी वही तमाम सारी बातें जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किए थे, उसी को एक बार रिपीटेशन करते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चीजें भाग लेती हैं और कुछ चीजें बनती हैं। जो चीजें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं उसको जो है हम लोग अभिकारक कहते हैं या प्रतिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के फलस्वरूप जो चीजें प्राप्त होती है वह उत्पाद कहलाता है। इस बात से आप लोग अवेयर हैं। जैसे हमारे पास ए जो है और बी है, ये दोनों आपस में मिलने के फलस्वरूप एक नई चीज प्राप्त हुई, ए बी। एक नया चीज प्राप्त हुआ, ए बी। और ध्यान से समझिएगा, यह जो एरो का निशान है, यह जो एरो का साइन है, एरो के साइन के लेफ्ट साइड में, एरो के साइन के लेफ्ट साइड में जो है आपका रिएक्टेंट होता है, प्रतिकारक होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एरो के राइट साइड में आपका प्रोडक्ट होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के फलस्वरूप बनता है। तो आप लोग को याद रखिएगा कि यह जो है ए और बी रिएक्टेंट है और यह आपका प्रोडक्ट है। ए और बी यह क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट है और यह आपको प्रोडक्ट है। इस बात की जानकारी हम लोगों को है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम आप लोगों को और भी चीजें बताए थे कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तो बहुत सारे चेंजिंग भी आता है। गंध बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ढेर सारे परिवर्तन होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, ढेर सारे होते हैं। पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है आपको वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। आपको जो है
रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, ढेर सारे रिएक्शन होते हैं। उन तमाम अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। देखिए एक बबुआ जी हैं, बबुआ मोहनलाल प्यारे हैं। बाबू मोहनलाल प्यारे है, यह जो है मार्केट में गया और ये जा करके वहां से चूना लेकर के आया। आज दीपावली का समय था, गया जा करके चूना लेकर के मार्केट से आया। चूना लाने के बाद इस चूने को उसने जल में डाल दिया। जल में डाल दिया, शायद आप लोग भी डाले होंगे, डाले नहीं होंगे तो देखे अवश्य होंगे। जब चूने के हम लोग जल में डालते हैं तो बहुत ही तेजी से उसमें ऊष्मा निकलता है। ऐसा लगता है मानो जल जो है उबलने लगा हो। बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है यहाँ पे, और फास्ट रिएक्शन हो करके यह बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में हमें हीट मिलता है। हमें क्या मिलता है? हीट मिलता है। जब चूने को हम लोग जो है कली चूना को पानी में भिगोते हैं तो फास्ट रिएक्शन के फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमें अत्यधिक मात्रा में हीट की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के, आपस में मिल करके सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के, मिल करके, जुट करके, अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें छुपा हुआ है जो कि परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ CaO लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्विक लाइम, जिससे हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इससे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, असलिक लाइन। ध्यान समझिएगा, बिना बुझा हुआ चूना का मतलब यह हुआ कि यह चूना अभी पानी में नहीं मिला है। जो चूना पानी में नहीं मिला है उसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे, और जो चूना पानी के साथ क्रियान्वित हो चुका है, अभी क्रियान्वित हो गया है, उससे हम लोग बुझा हुआ चूना करते हैं। अब आगे देखिए, यह जो बुझा हुआ चूना है, यह बुझा हुआ चूना, इसका प्रयोग हम लोग दीवारों को सफेदी करने में करते हैं, दीवारों पे सफेदी करने में करते हैं, दीवारों को व्हाइटिंग करने में करते हैं। यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जो हम लोग दीवारों की पुताई करने में करते हैं, उपयोग इसका करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अर्थात बुझा हुआ चूना को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझे हुए चूने को पुताई करते हैं दीवारों पे, जब इसको हम लोग पुताई करते हैं तो जो दीवारें होती हैं वह वायु के संपर्क में आती है, और वायु में ढेर सारी गैसें होती हैं। उन गैसों में एक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, और यह रिएक्शन बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे, स्लोली
स्लोली करीब 2 से 3 दिन रिएक्ट करके यह बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में जल भी बनता है जो कि वाष्पीकृत हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु में उपस्थित होता है, उसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके 2 से 3 दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे दीवारों पे परत बन जाती है, जिसके कारण दीवारें जो है चमकने लगती है, जिसके कारण दीवारें जो है चमकने लगती है और प्लस में जल भी बनता है। अब ध्यान से समझना, यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम लोग लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, लाइम स्टोन चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग संगमरमर अर्थात मार्बल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग चौक अर्थात खड़िया के नाम से जानते हैं, चौक, चौक अर्थात खड़िया। अंडे की जो कवच होती है, अंडा की जो बाहरी कवच होती है सफेद, वह जो है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। तो आपसे ढेर सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फल जिसको मोती कहते हैं, मोती का भी रासायनिक सूत्र यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बन सकता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3, मोती का रासायनिक सूत्र CaCO3, है ना। अंडे की बाहरी कवच किस चीज का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इतने सारे प्रश्न आपको यहाँ से कवर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका जो है कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि हम बात करें, यदि बर्निंग ऑफ कोल की, बर्निंग ऑफ कोल की हम बात करें, कोयले की दहन की, जब हम लोग कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, कोयला में कार्बन होता है। यह कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि जलाने की जब भी बात की जाएगी तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बिना कुछ टेक्निकल एरर हुआ था, ध्यान दीजिएगा। कोयले के दहन की यदि हम बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और साथ ही साथ हमें जो है हीट की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ हमें जो है हीट भी मिलता है। तो ध्यान से समझिएगा, यह रिएक्शन बैलेंस है। हाँ, यह रिएक्शन बैलेंस है। इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। यह भी आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो पदार्थ जो है संलयित होकर के, जुड़ करके, मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का बनना। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके जल का निर्माण करते हैं, आपस में विक्रिया करके जल बनाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो पदार्थ आपस में मिल रहा है और मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो यह भी आपका क्या है, रासायनिक, यह भी आपको जो है संयोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन में तो कोई लफड़ा है नहीं। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो इससे हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। इससे हम लोग को बैलेंस करना होगा। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। भैया हम लोग को समान करना होगा। समान करने हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। इस एक ऑक्सीजन के 1 परमाणु को ऑक्सीजन के 2 परमाणु बनाने हैं तो हमें आगे 2 से गुणा कराना होगा। जब हमने 2 से गुणा कराया, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसे 4 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा कराना होगा। अब यह समीकरण बैलेंस है। तो इसमें हम लोगों ने देखा
कि दो पदार्थ आपस में जुट करके एक नया पदार्थ बन रहा है, अर्थात ये तमाम सारे जो मैंने एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ये सभी एग्जाम्पल आपको संयोजन अभिक्रिया के थे। अब यहीं पे हम थोड़ी सी और भी बात करेंगे। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखा था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो फर्स्ट रिएक्शन होता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट हमें देता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के पश्चात हमें सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ हीट की प्राप्ति हुआ है, अर्थात ऊष्मा भी हमें मिला। तो जब इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की प्राप्ति होती है तो वह अभिक्रिया जो है कौन, वह अभिक्रिया आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ आपको हीट मिले तो वह कैसा अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो रिएक्शन है यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, इसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, बिकॉज यहाँ पे जो है हीट की प्राप्ति हो रही है। आगे कुछ और भी एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस जिसे हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, जब इसको जलाते हैं, जब हम लोग मीथेन गैस को जलाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलता है और ये प्लस में हीट और लाइट दोनों मिलता है, हीट भी मिलता है और लाइट भी मिलता है। ध्यान से समझने का प्रयत्न करोगे, यह CH4 मीथेन होता है, इसको भैया आप मीथेन भी कह सकते हो। यह एक प्राकृतिक गैस होता है, नेचुरल गैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है, प्राकृतिक गैस है। इसे एक और नाम से जाना जाता है गोबर गैस भी कहते हैं हम, गोबर गैस, क्योंकि गोबर से भी इन गैसों की प्राप्ति सुगमता से की जा सकती है। इसी को बायोगैस की भी संज्ञा दी गई है, बायोगैस अर्थात जैव गैस, क्योंकि यह जो गैस है इसे हम लोग जीव जंतुओं से भी प्राप्त कर सकते हैं, वनस्पतियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जाएगा कि मीथेन का सूत्र बताओ तो CH4। प्राकृतिक गैस मीथेन क्या है, तो एक प्रकार का प्राकृतिक गैस है। आपसे कहा जाए कि गोबर गैस का सूत्र बताओ, फिर भी आपको CH4 होगा। बायोगैस फिर भी आपको CH4 होगा। याद रखिएगा, जब मीथेन गैस को लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ जल और हीट प्लस लाइट भी मिलता है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि हीट की प्राप्ति हो रहा है। हीट मिलने की वजह से यह आपको क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक और हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने पिछले क्लास में एग्जाम्पल दिया था रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन उसमें यह नहीं बताया था कि वह कैसा अभिक्रिया है। तो आज देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, जो कि हर जीवित प्राणियों के लिए जरूरी होता है। रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गया था, ध्यान दीजिएगा। रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है हमारे शरीर में, यह कैसा अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग जिस फूड को ग्रहण करते हैं उस फूड में एक पोषक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है, तो अंततोगत्वा यह हमें ग्लूकोज मिलता है। इससे क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है। C6H12O6 सूत्र को याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज मिलता है, यह ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज होता है। यह ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जो ऑक्सीजन लोग श्वास लेते हैं तो अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ जब यह मिलता है तो मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैस,
जल भी बनता है और हमें एनर्जी मिलती है। हमें क्या मिलती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो कि एटीपी के रूप में होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है, पहले भी बता चुके हैं। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन ऑक्साइड और प्लस एनर्जी देता है, जो कि एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, ऊर्जा हमें मिल रही है, अर्थात यह भी क्या है? यह भी आपको जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, तो हमें ऊर्जा मिल रहा है, जिसके कारण यह भी जो है आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आगे देखेंगे तो हमने आप लोगों को दो अभिक्रियाओं से अवगत कराया, एक तो संयोजन अभिक्रिया और दूसरा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। विघटन अभिक्रिया पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि होता क्या है। इसमें एक ही पदार्थ जो है अभिक्रिया करके विभक्त होकर के क्रिया करके विभक्त हो जाता है दो पदार्थों में या दो से अधिक पदार्थों में। जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ जाता है तो वह जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, विघटन हो जाता है एक पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, विघटन अभिक्रिया हो जाता है। अब विघटन की जो प्रक्रिया है यह तीन फैक्टर के द्वारा होता है। तीन ऐसे कारक हैं जिसके चलते जो है विघटन होता है, टूटता है पदार्थ। वह क्या क्या फैक्टर है? पहला तो हीट है, हीट के वजह से टूट सकता है, लाइट के वजह से टूट सकता है, प्रकाश जब पड़ेगा तो टूट सकता है, और इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा के थ्रू भी जो है पदार्थों में विघटन की क्रिया होती है। तो जो विघटन अभिक्रिया हीट के वजह से होता है उसको हम लोग उष्मातापीय विघटन अभिक्रिया कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन समझिएगा। लाइट की वजह से यदि कोई पदार्थ डिकम्पोज हो रहा है तो उस अभिक्रिया को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, फोटो शब्द का मतलब होता है प्रकाश, क्योंकि लाइट इज मेड अप बाय टिनी पार्टिकल व्हिच कॉल्ड फोटॉन, वैसे फोटो शब्द तो फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की वजह से हो, प्रकाश की वजह से हो, उसको हम लोग प्रकाश विघटन अभिक्रिया कहते हैं। आगे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यदि कोई पदार्थ डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, विघटित हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ध्यान से समझेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। पहला जो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इससे हम लोग देखेंगे तापीय विघटन अभिक्रिया। तापीय विघटन अभिक्रिया ध्यान से समझिएगा। तापीय विघटन अभिक्रिया के बारे में कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, इसको जो है हीट प्रदान किया जाता है, तब यह डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। और टूट करके क्या बनता है?
फूट करके यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और प्लस में हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस बनाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट जा रहा है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो विघटन है किसके कारण हुआ है? यह जो है आपको हीट के कारण हुआ है। ड्यू टू हीट की वजह से यह पदार्थ जो है टूट गया है, अपघटित हो गया है। तो यह रहा आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण। आगे देखते हैं, लाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन संपन्न होता है उससे हम लोग लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। प्रकाश विघटन अभिक्रिया, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ध्यान दीजिएगा। राजू वीडियो चल रहा है। लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड जब इसको पर लाइट पड़ता है, जब इस पे लाइट पड़ता है तब यह डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। सिल्वर में और क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन में यह डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश पड़ने से यह जो है विघटित है, जिसके कारण इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यह भी आपको क्या प्रकाश डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड की। जब इस पे लाइट पड़ता है, जब सिल्वर ब्रोमाइड पे लाइट पड़ता है, आगे ऊपर में लिख देता हूँ, ऊपर लिख देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, और जब लाइट पड़ता है तब यह भी डिकम्पोज हो जाता है, इसमें सिल्वर और ब्रोमीन में। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें यह है कि यह जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। इस रिएक्शन का प्रयोग जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो यह हुआ आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विशेष की बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।